देखिए, संजय जी हमारे सीनियर रहे हैं और हैं। दिल्ली में मैं जब घर ले रहा था तो उसी मोहल्ले में वो पहले से रहते थे। काफ़ी दक्षिण दिल्ली की एक अच्छी जगह है। वो एक प्रोफेशनल आदमी है। अभी जिस काम में है वहाँ पर अगर कोई होता तो कोशिश करता कि ज़रूर जिस ग्रुप ने उस एनडीटीवी को खरीदा है, फंड किया है और अगर सबसे बड़ा ओहदा दे रखा है उनको, तो निश्चित तौर पर जो पत्रकारीय उनको अनुभव है, उसकी कोशिश से वो उस ग्रुप के पक्ष में जो कर सकते हैं, वो करने का प्रयास करेंगे। नॉर्मल सा बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है और उन्होंने उसको सफलतापूर्वक किया, इसलिए हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के अब तक के हमारे पास जो भी उपलब्ध नेता हैं और उसमें सबसे सीनियर, सबसे बड़े साइज के और सबसे प्रमुख राज्य के, जो इस देश की आर्थिक कैपिटल कहलाता है राज्य जहां है, उसके प्रमुख नेता को उन्होंने आप कह सकते हैं कि विपक्ष में दरार के तौर पर पेश किया। एक्चुअली शरद पवार जी खुद इतने बड़े और समझदार आदमी हैं कि उन्होंने ये जो कहा और वो उसके बाद लगातार कह रहे हैं और उनके भतीजे अजित पवार जो कह रहे हैं, उससे मुझे कुछ दूसरे संकेत मिल रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम में इससे पहले भी बात हो रही थी। एक और श्रवण गर्ग जी थे वहाँ, उन्होंने भी कुछ बातें ऐसी कही। मुझे उसमें ताकत लगती मिलती है। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र का जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास है, इस समय के सत्ता प्रतिष्ठान को डर है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई कड़ा फैसला दे सकता है, क्योंकि थी सुनवाई के दौरान उनसे ऐसी शंका हो रही है कि जो ये प्रयोग किया है बीजेपी ने, एक शिवसेना में दो टुकड़े करके और फिर सरकार बनाने का, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसको इसकी बलि चढ़ सकती है। तो ऐसी सूरत में महाराष्ट्र का मैदान फिर ओपन हो जाएगा। शरद पवार जी उस ख्याल के हैं जो मतलब देश के बहुत सारे लोगों में से हैं, जो 2024 के बारे में कोई बहुत पॉजिटिव उम्मीद विपक्ष से नहीं लगाते। प्रयास करते हैं लेकिन वो बहुत ऐसी उम्मीद नहीं पालते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि देर सवेर विपक्ष में चिंक्स आएंगे और अभी परिस्थितियां वैसी नहीं है। तो ऐसा भी हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक नए गठजोड़ की सरकार बन रही हो, जिसका हमने आपने कोई अंदेशा आज न किया हो। तो इस बात को तो मैं यहीं पर छोड़ देता हूं, क्योंकि इसको अभी और डेवलप करने का मेरे पास कोई तर्क नहीं है। एक संदेह व्यक्त करने का तर्क था, वो मैंने आपके सामने दे दिया। और संजय जी की बात मैंने कही। अब उसके बाद मैं आता हूं कि आपका जो मूल सवाल है कि फाइनेंशियल टाइम्स में जो छपा छपा तो बहुत जगह, लेकिन इसका ही अडानी साहब के यहाँ से प्रतिवाद इस तरह विस्तारित क्यों आया और इसी समय ये क्यों रिलीज किया गया। तो हो सकता है कि अडानी ग्रुप ने अब कोशिश की हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनके खिलाफ लगातार सारे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में स्टोरीज आ रही हैं, और उसको उन्होंने जो दावे किए थे जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी कि वो अमेरिकन कोर्ट में इसको चुनौती देंगे, दावे उन्होंने खुद आके नहीं किए थे, उन्होंने मीडिया में लीक्स के जरिए करवाए थे। और फिर लीक हुआ कि वो फलानी एजेंसी से बात कर रहे हैं, फिर ये हुआ कि उन्होंने फलानी एजेंसी हायर ही कर ली है और अमेरिका की फलानी लॉ फर्म इसको लड़ेगी। ये सब खबरें आई, लेकिन इनकी कहीं पुष्टि नहीं हुई और उन्होंने कोई मुकदमा किया हो इसकी कोई खबर अभी तक हमारे पास नहीं है। तो एक तो बात ये हुई कि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल आ रहे थे और ये लग रहा था कि आरोपों में ताकत है कि इनका मुकाबला अमेरिकन कोर्ट्स में नहीं किया जा सकता, इसलिए वहां चैलेंज नहीं हुआ। भारत में चूंकि वो जिस तरह से वो रिपोर्ट लिखी गई है और जहां से लिखी गई है वो भारत के कानूनों की परिधि में नहीं आते, इसलिए यहाँ इसको चैलेंज भी नहीं हुआ। यहाँ जो दूसरे लोगों ने इस मामले को उठाया, उनको वो पहले चैलेंज कर चुके हैं। जो जिन लोगों ने इस मामले को पहले ही उठाया था, रवि नायर और परंजय गुहा ठाकुरता इत्यादि, उन लोगों पर ऑलरेडी नोटिस हैं और वो नोटिसों के बंधन में है, उस पर बहुत ज्यादा लिख नहीं सकते, उनको तो उन्होंने पहले ही बांध रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में ये उनकी पहली कोशिश हम देख रहे हैं कि एक खंडन करके उसको रोकने की करें। लेकिन जैसा कि अनिल जी बता रहे थे, मैं लास्ट में सुन पाया उनकी बात को, फाइनेंशियल टाइम्स जो है बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है आर्थिक मामलों का दुनिया का,
और अगर उन्होंने ये काम किया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने उसके लिए उनका अपना जो रिसर्च विंग है और जिस ग्रुप ने इसको लिखा होगा उसमें कई लोग मिलके लिखते हैं वहाँ के रिपोर्ट्स वगैरह, बाहर के सारे उसमें एडिटोरियल इनपुट भी होता है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने वेगली इसको रिपोर्ट किया होगा और वो इनके काउंटर का प्रतिवाद करने की जगह सरेंडर कर देंगे, ऐसा तो उम्मीद हम नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका जवाब फाइनेंशियल टाइम्स किस तरह से देगा। लेकिन देश में बाकी जगहों में इंडियन एक्सप्रेस ने भी स्टोरी की है और लोगों ने भी स्टोरीज की हैं, और उसमें और जो बाकी लोगों ने भी की हैं, उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया जिसमें जिनका इनमें जवाब देने की कोशिश की गई है और जिनको खुद राहुल गांधी ने बहुत बड़े लेवल पर उठा दिया है। अब सबसे बड़ी बात तो वो है 20,000 करोड़ का मुद्दा। तो राहुल गांधी का जवाब देने के लिए वो दूसरी एक्टिविटी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि आप देखिए कि कांग्रेस में जगह जगह विद्रोह जैसी नौबत आ रही है। एक ऐसे समय में जब कांग्रेस कर्नाटक में बहुत अच्छी चुनावी लड़ाई लड़ रही है, हम देख रहे हैं केरल में वहां के सबसे बड़े नेता के बेटे बीजेपी में शामिल कराए गए हैं और उस चीज को राष्ट्रीय प्रेस में बहुत जगह मिली है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जो एक दो ग्रुप्स हैं उसमें से एक पायलट जो है वो धरना वरना देने जा रहे हैं, अनशन करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पंकज शर्मा ने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें वो राहुल गांधी के चारों तरफ जो लोग हैं उनकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रेड्डी साहब आंध्रा में जो अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, वो विद्रोही शक्ल में है। गुलाम नबी आजाद की किताब पे चर्चा प्रायोजित कराई जा रही है, लगभग हर टीवी चैनल पर, हर बड़े मीडिया ग्रुप में उनकी किताब पर के बाद के बहाने राहुल गांधी पर हमला हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी फोर्सेस मिलजुल के इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, जिसमें ये है कि अडानी पर लगे हुए मामले को एक तो डाइवर्ट किया जाए, डाइल्यूट किया जाए और डिफ्यूज किया जाए। तो ये सब होता हुआ हमें बहुत तरह से बहुत जगहों से अब नजर आने लगेगा। ये उसमें से एक कदम है बस। देखिए उसमें साहे साहब ने बहुत क्लियर और अच्छा कहा था कि हमें कोर्ट ऑर्डर में टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखना होगा। उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उस ऑर्डर का, वो बहुत सीमित है। उससे ऐसी कोई जांच उसमें हो नहीं रही है। वो सिर्फ सेबी को क्या करना चाहिए, सेबी क्या करता है, सेबी ने इस मामले में क्या किया है, भविष्य में ऐसी चीज ना हो इसके लिए क्या करेगा, सेफगार्ड कैसे करेगा, इतने तक वो सीमित है। वो एक मतलब वो बिल्कुल आई वॉश है, उसका कोई मतलब नहीं है। उससे हम लोग सोचें कि अडानी पर कोई फर्क, इसीलिए अडानी ग्रुप ने उसका स्वागत किया था तुरंत ही। और वो लगभग मैनेज्ड रिपोर्ट आएगी, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारपोरेट वर्ल्ड के ही हैं घूम फिर के, तो वो कोई पंगा वंगा नहीं लेगा, सबको भारत में अभी रहना है। तो वो कुछ ऐसी चीज नहीं है उसमें, ऐसी उस पे बहुत उम्मीद लगाना तो गलत है। मतलब उसमें कुछ है ही नहीं तो उम्मीद लगाना का कोई लॉजिक नहीं है। तो इससे उस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये जो मुद्दे उठ रहे हैं बार बार, ये उस वजह से उठ रहे हैं जिसमें इनकी शेल कंपनियों द्वारा किए गए अपराध के बारे में जगह जगह जो दुनिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो उस एरिया में है जिसको अब राहुल गांधी ने भी वहीं पकड़ लिया है कि ये 20,000 करोड़ कहाँ से आए, ये बताइए, इसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है। विनोद अडानी कोई कंपनी तो चला, मतलब कोई वहां प्रोडक्शन तो करते नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो तो रुपया घुमा रहे हैं। उनको यहाँ से ब्लैक मनी जो है हवाला और दूसरे जगहों से एंट्री मिल रही है, उस एंट्री को वो यहाँ अपने फैमिली की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके दिखा रहे हैं। ये सीधे सीधे क्राइम का मामला है जिसको जांच करना चाहिए ईडी को, सीबीआई को और वो आपका डीआरआई को। उनमें से तो कोई कुछ कर नहीं रहा है और वो तब तक नहीं करेगा जब तक ये मामला जेपीसी वगैरह के हाथ में न जाए। जेपीसी के बाद जाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जेपीसी में भी न जाने का तो मतलब कुछ नहीं होना इसमें। तो सच्चाई है कि अभी तक तो इसको कोशिश सरकार की और सबकी मिलके एक ही है कि इसको लंबा करके ठंडा करके मिट्टी में डाल दीजिए। कुछ दिनों बाद लोगों की याददाश्त कमजोर है, दूसरे मुद्दे से ढक दिया जाता है। तो वही डाइवर्जनरी टैक्टिक्स चल रही हैं जो बहुत छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा करना। मसलन गुलाम नबी आजाद इस समय बेस्ट सेलर हो गए हैं, उतना बड़ा कोई लेखक ही पैदा नहीं हुआ पॉलिटिकल साइंस में हमारे यहाँ। तो
यही सब होता रहेगा। इन चीजों पे इनको सब जगह फोन जोशी जी कर रहे होंगे कि भाई इनका इंटरव्यू लीजिए आप, बहुत बढ़िया किताब लिखी है आजाद साहब की, आपने ले लिया। तो सारे चैनल इंटरव्यू कर रहे हैं, सारे अखबार इंटरव्यू करेंगे, और इस तरह की छोटी चीजों से ढका जाएगा। अब तो सिंधिया का भी स्टेटमेंट अभी आ गया 1-2 घंटे पहले, पायलट हड़ताल पे बैठ ही गए हैं, रेड्डी इस्तीफा दे ही रहा है, तो केरल के एंटोनी का बेटा आ गया है, तो बहुत सी खबरें पैदा हो गई हैं। इन्हीं खबरों में हम लोग फंसे, ये उनका इंटरेस्ट है। बाकी इस इंक्वायरी में कुछ होने वाला है इसका तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देख लें तो फिर आपको ये आशा रही नहीं जाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।